हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम रूसो पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने रूसो का जीवन परिचय और प्राकृतिक अवस्था पर चर्चा किया था। प्राकृतिक अवस्था का हमने प्रथम चरण किया था। तो चलिए अब हम प्राकृतिक अवस्था का दूसरे चरण पे चलते हैं। प्राकृतिक अवस्था का दूसरे चरण में जो था वो प्राकृतिक दशा नष्ट होने लगी थी। इसमें निजी संपत्ति की शुरुआत हो गई थी और इसमें रूसो का जो है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। रूसो कहते हैं कि वह पहला व्यक्ति नागरिक समाज का वास्तविक जन्मदाता था जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेरा और घेर कर ये कहा कि ये भूमि मेरी है, और जिसे इस कथन पर भरोसा करने वाले सीधे साधे व्यक्ति मिल गए। यहीं से जो है दो वर्गों का विभाजन हुआ। पहला है अमीर वर्ग और दूसरा है गरीब वर्ग, और यहीं से विषमता यानी असमानता की उत्पत्ति शुरू हुई। और यहीं से तेरे मेरे की भावना जो है लोगों के मन में बस गई और अन्य लोगों ने भी इनकी देखा देखी चीज़ों और वस्तुओं को अपना समझना शुरू कर दिया। तो देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। पहले व्यक्ति जो था शांत था प्रथम चरण में, प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन दूसरे चरण में आते आते जैसे जैसे निजी संपत्ति की शुरुआत हुई तो मनुष्य क्या हुआ, अशांत हो गया। उसका जो शांतिपूर्ण जो जीवन था दूसरे चरण में आते आते अशांत और असंतुष्ट जीवन हो गया। अब हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में आर्थिक असमानता जो है वो बहुत अधिक आ गई थी। समय के साथ जो है मनुष्य की काफ़ी आवश्यकताएं बढ़ी। पहिए का आविष्कार हुआ, पशुपालन और कृषि की शुरुआत की लोगों ने, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। आवश्यकता से अधिक जो है लोगों ने अनाज उपजाना शुरू कर दिया और यहीं से अमीर गरीब की जो खाई थी वो और अधिक तीव्र हो गई। मैंने आपको प्रथम चरण में बताया था कि मनुष्य जो था संग्रहण की पद्धति यानी चीज़ों को इकट्ठा करने की जो पद्धति है वो प्रथम चरण में शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तीसरे चरण में आते आते जो मनुष्य है उसने संग्रहण की यानी कि चीज़ों को आवश्यकता से अधिक उपजाया और उसको अपने आप संग्रहण यानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और तीसरे चरण में आते आते ही घृणा, द्वेष, ये सारी जो भावनाएं ही लोगों के मन में घर कर गई। अब हम अपने अगले टॉपिक सामाजिक समझौता पर चलते हैं। सामाजिक समझौता जो है वो अराजकतापूर्ण और जो संघर्ष की स्थिति हो गई थी तीसरे चरण में आते आते उस संघर्षपूर्ण वातावरण के अंत के लिए व्यक्तियों ने समझौता और अनुबंध द्वारा राज्य की स्थापना की। सभी व्यक्तियों द्वारा अपने जितने भी उनके पास शक्ति थी, अधिकार थी, उनका त्याग कर दिया गया। और रूसो ने यहाँ पे कथन दिया, रूसो ने एक नारा दिया कि प्रकृति की ओर चलो, बैक टू द नेचर, यानी कि पहले तीसरे अवस्था में बहुत ज़्यादा घृणा द्वेष का वातावरण आ गया है, तो अब हमें प्रथम चरण में जाना है, प्राकृतिक अवस्था में जाना है जहाँ पे मनुष्य का जीवन शांत और संतुष्ट था। सामाजिक समझौता के बाद अब हम देख लेते हैं कि जो राज्य का स्वरूप है वो कैसा हो जाता है। सामाजिक समझौता से पहले जो राज्य का स्वरूप रहता है वो व्यष्टिवाद होता है यानी व्यक्तिवाद, जिसमें व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है। लेकिन सामाजिक समझौता के बाद जो समाज का जो स्वरूप है, राज्य का स्वरूप है, वो क्या हो जाता है, समष्टिवाद यानी समुदायवाद, यानी जिसमें व्यक्ति अपने हित से परे सभी समुदायों की, सभी के हित के बारे में सोचता है। राज्य जो होता है सामाजिक समझौते के बाद सावयव राज्य यानी ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण कोई भी व्यक्ति राज्य से अलग नहीं हो सकता है और ना ही राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण कर सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है असमानता। असमानता की हम पढ़ेंगे उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी जड़ क्या है और उसकी समाप्ति हम कैसे कर सकते हैं। उत्पत्ति, इसकी जड़ जो है रूसो ने बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति असमानता की जड़ है। 1754 में एक निबंध प्रतियोगिता हुआ जिसका विषय था असमानता की उत्पत्ति और उद्भव का आधार, जिसमें उन्होंने असमानता का कारण निजी संपत्ति को ठहराया। इसमें उनको पुरस्कार नहीं मिला। उन्होंने कारण बताया कि तत्कालीन धनिक, तत्कालीन का मतलब है उस समय की जो धनिक और कुलीन वर्ग है उनकी वर्चस्वता के कारण ही उनको ये पुरस्कार नहीं मिला। रूसो
का इस घटना के बाद कुलीन वर्ग के प्रति काफ़ी उनका जो मन था कटुता से भर गया। समाप्ति कैसे कर सकते हैं हम असमानता की? सामान्य इच्छा के द्वारा हम इसकी समाप्ति कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं लिंग संबंधी धारणा की रूसो की लिंग संबंधी धारणा, उनके विचार लिंग से संबंधित किस प्रकार थे। लिंग संबंधी धारणा, रूसो जो थे वो पुरुष और स्त्री को बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि रूसो मानते थे कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं। दोनों को जो अपने अपने क्षेत्र है वो उनके दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, यानी पुरुष को बाहर काम करना चाहिए और स्त्रियों को घर में। दोनों के क्षेत्र जो है वो अलग अलग है और उनको अपने क्षेत्र के जो दायित्व है, कर्तव्य है, उनको पूरा करना चाहिए। रूसो कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, समान काम नहीं करना चाहिए, यानी दोनों ही पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग काम करना चाहिए, कभी भी एक जैसा काम नहीं करना चाहिए। रूसो कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनके जो मांग और आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, यानी पुरुषों की मांग आवश्यकताएं अलग है और महिलाओं की मांग और आवश्यकताएं भिन्न है पुरुषों की अपेक्षा। दोनों कहते हैं कि रूसो कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों को कभी भी समान शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये थी लिंग संबंधी धारणा रूसो की। अब हमारा अगला टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पूछा ही जाता है जिसमें से क्वेश्चन, सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा, ग्रीन कहते हैं कि सामान्य इच्छा ही सामान्य चेतना है। रूसो कहते हैं कि नागरिकों की वह इच्छा जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सामान्य हित हो, वही क्या कहलाती है, सामान्य इच्छा कहलाती है। अथवा हम समझ सकते हैं कि सामान्य इच्छा का मतलब है सबकी इच्छा, जो सबके कल्याण से संबंधित इच्छा है उसी को बोलेंगे सामान्य इच्छा। रूसो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों की दो प्रकार की इच्छाएं होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक को बोलते हैं हम एक्चुअल विल और दूसरे को बोलते हैं रियल विल। एक्चुअल विल को बोलते हैं हम आत्म प्रेम यानी कि यथार्थ इच्छा, और रियल विल को बोलते हैं हम आदर्श इच्छा। एक्चुअल विल जो है इसमें क्या है, स्वार्थी इच्छा, यानी आप इसको व्यक्तिवाद से भी समझ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया है कि इसमें व्यक्ति एक्चुअल विल में सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचता है। जन कल्याण और समुदाय की जो हित है उसकी अनदेखी करता है। सामूहिक हित से परे सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में, अपने हित के बारे में सोचता है। रियल विल जो है वो हमारी आदर्श इच्छा होती है, जो हमारे अंदर से निकलती है। इसमें हम जन कल्याण यानी सिर्फ अपना हित न देखकर सबके हित के बारे में, सामूहिक हित के बारे में सोचते हैं। इसमें ये हो जाता है समष्टिवाद। उम्मीद है आपको ये दोनों अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी सिंपल वे में, जिसमें आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल विल और रियल विल क्या होती है। मान लीजिए यदि एक प्रशासनिक अधिकारी है और उससे कोई व्यक्ति घूस देकर, रिश्वत देकर अपना अवैध काम करवाना चाहता है, और वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने हित के बारे में सोचकर, लोभ लालच के में आकर उस व्यक्ति से पैसा ले लेता है और उसका अवैध काम कर लेता है, तो ये उसकी कौन सी इच्छा हो जाएगी, ये उसकी एक्चुअल विल होगी, जिसमें वो सिर्फ आत्म प्रेम यानी कि स्वार्थी इच्छा उसकी, जिसमें वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। लेकिन यदि वो प्रशासनिक अधिकारी उस व्यक्ति से पैसे ना ले और वो सबके हित के बारे में सोचे कि हो सकता है कि मैं अगर इससे घूस लेके इसका ये अवैध काम करूँ तो इससे किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो, तो जिसमें वो क्या है, सबके दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, दूसरे के हित के बारे में सोच रहा है और वो घूस नहीं ले रहा है, तो इसमें ये उसकी कौन सी विल हो जाएगी, रियल विल यानी कि आदर्श इच्छा। तो उम्मीद है कि आपको एक्चुअल विल और रियल विल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना जो इसका सामान्य इच्छा की जो विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं। इसकी विशेषता है अखंडता है, यानी रूसो कहते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वो एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है। संप्रभुता है, अदेयता है, इसमें गुणात्मक का गुण है, कानून के द्वारा हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, अचूक है यानी कि न्यायपूर्ण और न्याय संगत है। अब हम रूसो के कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है वो देख लेते हैं।
पहला है, विवेकी मनुष्य जो होता है वो पतित पशु के समान होता है। बुद्धि हमारी भयानक होती है क्योंकि वह हमारी श्रद्धा को कम करती है, यानी कि जहाँ पे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं वहाँ पे हमारी श्रद्धा जो होती है वो कम हो जाती है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि वो हमारे विश्वास को नष्ट करती है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए विज्ञान कहता है कि ये भूत प्रेत आत्माएं ईश्वर ये सब चीज़ें नहीं है, ये साइंस कहती है, विज्ञान कहती है। तो कहीं न कहीं जो विज्ञान है वो हमारे जो विश्वास है, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारे विश्वास को नष्ट करती है। विवेक जो है वो बुरा है क्योंकि वो हमारी जो मान्यताएं हैं उसको कम करती है। ध्वस्त का मतलब वही कम करना होता है। मनुष्य जो है, ये फेमस है उनका कथन, मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हमेशा, सर्वत्र का मतलब है हमेशा जंजीरों में जकड़ा रहता है। छठा है, दिमाग की उपेक्षा दिल की हमें हमेशा सुननी चाहिए। सातवां है, आई मे नॉट बी बेटर बट एट लीस्ट आई एम डिफरेंट। इसमें रूसो कहना चाहते हैं कि हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के सामने वैसे ही पेश होना चाहिए, अपना वास्तविक चरित्र का बखान करना चाहिए जैसे कि हम हैं। दूसरों के सामने हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही हमें दूसरों के सामने दिखाना चाहिए। तो ये थे उसके कथन रूसो के। अब चलिए हम आलोचना पे चलते हैं। यह है रूसो की आलोचना। पहला वो कहते हैं कि अस्पष्ट है, उनकी जो सामान्य इच्छा है, इसकी जो अवधारणा है वो काफ़ी अस्पष्ट है। उन्होंने हमें अंधेरे में छोड़ दिया जिसमें हम सामान्य इच्छा क्या है वो कह पाना कठिन है कि सामान्य इच्छा कहाँ है। सार्वजनिक हित जानना कठिन है कि इसमें किस व्यक्ति की सार्वजनिक हित है, कौन व्यक्ति अपने हित के बारे में नहीं सोचता है, वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो जानना काफ़ी मुश्किल है, कठिन है। उन्होंने जो इच्छाओं का विभाजन किया है एक्चुअल विल और रियल विल में, वो संभव नहीं है। जो उनकी सामान्य इच्छा की अवधारणा है वो छोटे राज्यों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इनकी जो ये सामान्य इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है वो उपयोगी नहीं है। तो ये हम एक डायग्राम देखते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा आपको बता रही हूँ अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो। कि पहले मनुष्य क्या था, शांत था, उसका जो जीवन था वो काफ़ी संतुष्ट था, लेकिन वो अशांत में कैसे आया, निजी संपत्ति के कारण। और अशांत से हम शांत में कैसे जा सकते हैं,